नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्योत्तर काल। जो मौर्यों के बाद का काल है, जिसे किस नाम से जानते हैं, मौर्योत्तर काल। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं अपना पूरी डिटेल के साथ, जो समझाया गया है एक चार्ट के माध्यम से। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपना मौर्योत्तर काल। इससे पहले हम अपना मौर्य वंश प्रत्यक्ष रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं मौर्य वंश में सबको कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम आपका क्रम से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप एक बार पिछली वीडियो देखो, व्यवस्थित रूप से कराई गई है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपका हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और वो ना कराया गया। ठीक है, आप पिछली वीडियो देखो। शुरू कर लेते हैं अपना मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो मौर्यों के बाद का काल होता है, इसमें कौन कौन से वंश आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला होगा हमारा शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश, तीसरा आता है आपका सातवाहन वंश, उसके बाद वाकाटक वंश, और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं चेदी वंश। आज हम इन पांचों वंशों को एक ही वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। आप देखो बस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, आपको जो याद रखना है, जिस समय हमारा मौर्य वंश होता है, और मौर्य वंश में जब संस्थापक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को इस व्यवस्थित रूप से बांध देता है कि बाह्य आक्रमण नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पिताजी बिंदुसार, उसके बाद उसका पोता अशोक, और अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी जो कुणाल, और लास्ट तक जितने व्यक्ति आए सब अयोग्य होते चले गए। और उसके बाद जब अयोग्य व्यक्ति आते हैं तो बाह्य आक्रमण होने लगते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो हमारे विदेशी आक्रमण है, इन्हें भी पढ़ेंगे हम, और जो दिए गए हमारे देशी ब्राह्मण राज्य, उन्हें भी पढ़ेंगे हम व्यवस्थित रूप से। तो मौर्योत्तर काल को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला देख लेते हैं जो दिया गया हमारा विदेशी आक्रमण, जो हमारे उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत पर किए जाते हैं विदेशियों द्वारा। कौन कौन से विदेशी आक्रमण करते हैं? पहला आएंगे आपके हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, और लास्ट में आएंगे आपके कुषाण। क्रम दिया गया है, क्रम सही है, इन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन इनसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं अपने देशी ब्राह्मण राज्य, ठीक है, जो हमारे पाटलिपुत्र मगध वाले क्षेत्र और महाराष्ट्र पर देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारे वंश होंगे, पहला शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, और उसके बाद चेदी वंश। ठीक है, इन्हें व्यवस्थित रूप से देखेंगे। शुरू कर लेते हैं अपने पहले वंश के साथ। जो हमारा पहला वंश दिया है शुंग वंश। सबसे पहला ही पॉइंट इंपोर्टेंट है कि शुंग वंश के जो ब्राह्मण थे मूलतः कहां के थे, तो आपको बताना ये उज्जैन के थे। अगर पूछा जाए कि ये किसके उपासक थे, तो आपको बताना है शुंग वंश के जो शासक थे विष्णु के उपासक थे। ठीक है, जबकि कहां के मूलतः थे, तो उज्जैन के ब्राह्मण थे। उसके बाद शुंग शासकों का क्रम दिया गया है। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपी के पेपर में पूछा गया था। वीडियो का जो पेपर हुआ था तीसरी शिफ्ट का पेपर, तो उसमें शुंग शासकों का क्रम पूछा गया था। ठीक है, वहां पूछा गया, यहाँ भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। संस्थापक कौन आता है? पुष्यमित्र, उसके बाद आता है अग्निमित्र, उसके बाद नेक्स्ट वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागभद्र, और लास्ट होता है आपका देवभूत, जिसे बोला गया है देवभूति। ठीक है, तो पहला और अंतिम आपको याद रखना है। अब इन्हें देखते हैं अपना डिटेल के साथ। शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। एक एक पॉइंट को उठाया गया है, आप बस वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखो। शुरुआत कर लेते हैं शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग से। क्या बोला जाता है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर एक नया वंश बनाता है, जिसे बोलते हैं शुंग वंश। ठीक है, पूछा जाए राजधानी क्या थी, तो बताना शुंग की राजधानी थी विदिशा, और इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, जो कि वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करते हैं। कौन? शुंग। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे, तो पतंजलि जो योग गुरु हैं रहते थे। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनका दोनों का नाम याद रखना है। क्या है? योग शास्त्र और महाभाष्य। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। पहले तो यही पूछा जाता पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के। उसके बाद जो आपको याद रखना है, महाभाष्य जो रचना है ये आपकी पाणिनि के अष्ट अध्याय से प्रेरित है। कौन सी? महाभाष्य। ठीक है, याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, पुष्यमित्र के शासनकाल में पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। किसके द्वारा?
पुष्यमित्र शुंग द्वारा। अश्वमेध यज्ञ सभी को पता है क्या होता है, राजा जब अपना राज्य अभिषेक कराता है या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ घोड़ों को अपने सैनिकों के साथ भेज देता है। ठीक है, मान लेते ये क्षेत्र है और यहाँ का राजा है, ये अपने घोड़ों को छोड़ देंगे और उसके बाद कुछ सैनिक इनके साथ जाएंगे जो घोड़े के साथ होते हैं। जिस भी क्षेत्र में राजा का घोड़ा पकड़ लिया जाएगा तो समझा जाएगा कि ये क्षेत्र हमारा विरोध करना चाहता है, अर्थात हमारी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये हमें कर देना नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस क्षेत्र से क्या होगा, युद्ध होगा और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की जाएगी। ठीक है, जिस भी क्षेत्र में वो घोड़ा पकड़ लिया जाता है, और यदि किसी क्षेत्र में नहीं पकड़ा गया घोड़ा तो समझा जाएगा कि सभी क्षेत्रों ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जिस भी क्षेत्र में पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि ये क्षेत्र हमारा युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जब ऐसे युद्ध होते थे तो उसे क्या बोले जाते थे, ये होते थे आपके अश्वमेध के बाद। ठीक है, याद रखना। तो पुष्यमित्र शुंग ने किससे अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो बताना योग गुरु पतंजलि से कराए थे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवन शासकों ने चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगरी और अवध पर आक्रमण किए थे, जिन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने विफल कर दिया, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से इनका दमन कर देता है। और इस दमन की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो बताना। एक तो मिलती है अयोध्या अभिलेख और दूसरा होता है आपका भरऊत अभिलेख। भरऊत कहां पर है, मध्य प्रदेश के सतना में है, और अयोध्या तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में, जिसका प्राचीन नाम क्या था, साकेत। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम पूछा गया, आपको याद रखना है। तो दोनों संबंधित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान होता है किसके समय, तो बताना पुष्यमित्र शुंग के समय। पुष्यमित्र शुंग जो अशोक के बनाए गए 84 स्तूपों को तुड़वा देता है, और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को क्या बोला गया है, बौद्ध धर्म का विरोधी बोला गया है, क्योंकि ये जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, ये करवाई गई हत्या, तो याद रखना बौद्ध भिक्षु की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी, पुष्यमित्र शुंग। अशोक के स्तूपों को किसने तुड़वाया था, तो ये भी पुष्यमित्र शुंग है। लेकिन आपको याद रखना है, सांची का जो स्तूप है, जो सबसे सुंदर स्तूप था अशोक का, अशोक के समय ये लकड़ी का होता है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग इसे किसका बनवा देता है, तो पत्थर का बनवा देता है। जबकि एक स्तूप होता है भरूत स्तूप, इसका पूरा निर्माण कराता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक आता है अग्निमित्र आता है। अग्निमित्र के बारे में एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। देखो पहला पॉइंट क्या दिया गया है अग्निमित्र के बारे में, कि इसके समय एक युद्ध होता है विदर्भ का। किस किसके बीच होता है, याद रखना है आपको। एक होते हैं यज्ञसेन और दूसरा होता है स्वयं अग्निमित्र। इसमें किसकी जीत होती है, तो अग्निमित्र की इसमें जीत हो जाती है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जो मेन चीज है, यज्ञसेन की जो चचेरी बहन है जिसका नाम है मालविका, इससे शादी हो जाती है किसकी, अग्निमित्र की। शादी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो अग्निमित्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, जो ये दिया गया है मालविका अग्निमित्र, तो ये किससे संबंधित है, मालविका अग्निमित्र, तो बताना शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी से संबंधित है। तो कालिदास द्वारा रचित नाटक, अब पता चल गया होगा आपको कि किससे संबंधित है, तो बताना मालविका और अग्निमित्र दोनों से संबंधित है। सही है, ये दिखाया गया फोटो मालविका का, और ये अपना फोटो देने वाली पोज में है। सही, अग्निमित्र अपने फोन से इनका फोटो ले लेंगे आप। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है अग्निमित्र के बारे में, ये कलिंग अभियान करते हैं, और जब कलिंग पे आक्रमण करते हैं तो कौन सा वंश होता है यहाँ पर, चेदी वंश होता है। ठीक है, उस समय की बात नहीं है, बात की बात है कि चेदी वंश का जो संस्थापक होता है कौन है, महामेघवाहन है। चेदी वंश के बारे में सबसे संस्थापक जो महत्वपूर्ण संस्थापक या प्रतापी शासक है कौन है, खारवेल है। खारवेल ऐसा शासक होगा कलिंग का जो कहां आक्रमण करेगा, मगध पर आक्रमण करता है, और मगध से ऋषभ देव की मूर्ति लाता है।
ठीक है। जबकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी शासक हुए मगध के शासक हुआ करते थे और सब आपका कलिंग पर आक्रमण करते थे, लेकिन खारवेल ऐसा शासक बनेगा जो स्वयं कहां आक्रमण करेगा, मगध पर आक्रमण करेगा, पूरे मगध को तहस नहस कर देगा। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये तो आपको सभी पता है, ये जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। ठीक है। खारवेल का अभिलेख आता है कौन सा, हाथी गुफा अभिलेख। उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके बारे में जो आपको याद रखना है कि भाषा क्या थी उसकी, प्राकृत। सही है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है और सबसे पहला शब्द मिलता है भारतवर्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो बताना खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो अग्निमित्र के बारे में जो आपको एक पॉइंट याद रखना है, रचना कालिदास की कौन सी, मालविका अग्निमित्र। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला शासक आता है कौन सा, भागभद्र। इसके समय जो हमें मेन चीज याद रखनी है, देखो भागभद्र के दरबार में यूनानी राजा एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। तो यूनानी शासक जो दिया गया है, आपको नाम याद रखना है इसका, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। एंटियालकिड्स ने किसे भेजा था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, हेलियोडोरस को भेजा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेन जो चीज है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया और मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्तंभ बनाया, उसका नाम क्या है, गरुड़ स्तंभ। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, गरुड़ स्तंभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी याद रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था हेलियोडोरस द्वारा। इस वंश का, जो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, नाम क्या है, देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक होता है, जिसे 73 ईस्वी में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और नया वंश स्थापित किया, कौन सा, कर्णव वंश। ठीक है। कौन सा वंश, कर्णव वंश हमारा आ जाता है। तो आपको याद रखना है कर्णव वंश किस वंश के बाद आया, तो बताना शुंग वंश के बाद। और कर्णव वंश का जो संस्थापक है कौन था, तो बताना वासुदेव है। ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता कर्णव वंश से, ना ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा आपको याद रखना है कि बस क्या है, कण कण में क्या है, वासुदेव, ऐसे याद रखना है, कण कण में क्या है, वासुदेव, जो इस वंश का संस्थापक है। उसके बाद कौन आता है, भूमिमित्र, उसके बाद नारायण और उसके बाद सुशर्मन, जो क्या हो जाता है, अंतिम। तो इसके बारे में जो आपको याद रखना है बस 3 चीज, कर्णव वंश का संस्थापक, कर्णव वंश का अंतिम शासक और कर्णव वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कण कण में वासुदेव, ऐसा आपको याद रखना है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कर्णव वंश के बाद महत्वपूर्ण वंश। ठीक है। कौन सा वंश है, आंध्र सातवाहन वंश। आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में, क्या इसका नाम क्या पूरी तरह से आंध्र वंश है या सातवाहन वंश है, या दोनों ही नाम इसके सही है, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसी कारण सातवाहन वंश को हम पूरी डिटेल के साथ देखते हुए चलेंगे। सातवाहन वंश आप देख सकते हो जो मैप में दिखाया गया, इस वाले हिस्से में क्या है आपका, सातवाहन वंश फैला हुआ था। अगर पूछा जाए कितने वर्षों तक रहा इसका कार्यकाल, तो बताना 400 वर्षों तक ये शासन करते हैं, अर्थात मौर्य से अधिक समय तक सातवाहन वंश स्थापित रहा था। और अब जब ये इस वाले हिस्से में जो मैप में दिखाया गया, तो देखो ये कुछ हिस्सा इसका उत्तर में, कुछ हिस्सा इसका दक्षिण में है। तो सातवाहन वंश पहला ऐसा वंश बनेगा जो आपका उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों पर क्या है, आपका शासन चलाता है। और इसी कारण इस वंश को उत्तर और दक्षिण के मध्य की कड़ी बोला गया है, बीच का सेतु बोला गया है, किसे, सातवाहन को। सातवाहन जो जाने जाते हैं अपनी भूमि दान करने के लिए और अपने शीशे के सिक्के के लिए, और शीशे के सिक्के मंगाया करते थे कहां से, रोम से। तो शुरू करते हैं, व्यवस्थित रूप से देखते हैं अपना सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो संस्थापक होगा सिमुख। ठीक है। उसके बाद शासक आएगा दूसरा सातकर्णी प्रथम, उसके बाद हाल जो बहुत बड़ा होगा आपका, संस्कृत का प्रख्यात होगा, जो संस्कृत के बारे में व्यवस्थित रूप से जानता था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, उसके बाद वासिष्ठ पुत्र पुलबामी के बारे में, यज्ञश्री पुलबामी के बारे में, और अंतिम जो होगा आपका पुलबामी चतुर्थ, चौथे नंबर का व्यक्ति है और संस्थापक होगा 7। तो आपको याद रखना 7 का अंतिम होगा 4, ऐसा याद रखना, याद रखने के लिए बताया गया है, क्योंकि पहला संस्थापक तो याद हो जाता, अंतिम हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। शुरू कर लेते हैं अपना सातवाहन वंश के बारे में। पहला व्यक्ति जो दिया गया है सिमुख।
सातवाहन वंश के बारे में एक एक पॉइंट देखो कितने विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। सातवाहन, पहले तो ये याद रखना कि किस पुराण से संबंधित है, तो यहां पर दिखाया गया है मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं देखो संस्थापक कौन है, सिमुख। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर नया वंश स्थापित करता है, कौन सा, सातवाहन वंश। क्षेत्र क्या रहा इनका, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनका क्षेत्र था। नदी, ये गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही रहा, कौन सा वंश, सातवाहन वंश। कितने समय तक शासन किया, तो 400 वर्षों तक शासन किया, अर्थात मौर्य से अधिक समय तक। सातवाहन वंश के बारे में जो मेन चीज दी गई है, देखो 400 वर्षों तक तो इन्होंने शासन किया, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, अंधकार युग बोलते हैं, इसके नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा क्यों, कि देखो 400 साल तक तो किया, लेकिन इतने प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है, कुछ चीजें छुपी रही, इस कारण क्या बोलते हैं इसे, अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। भाषा पूछी जाए इनकी तो बताना प्राकृत, लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी, धर्म क्या था, ब्राह्मण। जानकारी कहां से मिलती है, ये आपको याद रखना है। पहले तो ये याद रखना नागनी का अभिलेख है, उसके बाद नासिक अभिलेख है, ये दोनों ही अभिलेख कहाँ है हमारे, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख से मिलेगी, जो कहां पर है आपका, उड़ीसा में स्थित है, सही, यहां से इनकी जानकारी मिलती है। अब मेन चीज कि जो वंश है सातवाहन है या आंध्र सातवाहन, क्लियर हो जाएगा, आप याद रखना। देखो पुराणों में क्या बोला गया है इसे, आंध्र वंश, जबकि अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है, सातवाहन, इसी कारण इसे पूरा क्या बोला गया, आंध्र सातवाहन। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम के बारे में जो दिया गया है आपको याद रखना, सातकर्णी प्रथम कितने अश्वमेध यज्ञ कराता है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है और 1 राजसूय यज्ञ कराता है। राजसूय यज्ञ जब होते थे जब राजा स्वयं गद्दी पर बैठता था, तो जब यज्ञ कराए जाते थे उसे क्या कहते हैं, राजसूय यज्ञ। और जब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए घोड़े छोड़े जाते थे उसे क्या कहते थे, अश्वमेध यज्ञ। पत्नी कौन थी सातकर्णी प्रथम की, तो याद रखना नागनिका इनकी पत्नी थी। इसका एक अभिलेख भी आता है जिसे बोलते हैं आपका नागनिका के नानाघाट अभिलेख। कहां पर है पूछा जाए तो बताना, महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट नानाघाट अभिलेख से किस चीज की जानकारी मिलती है, तो यहां से भूमि दान की जो प्रथा शुरू की गई थी सातवाहन की, इसी अभिलेख से मिलती है कि किसे भूमि दान दी जाती थी, तो बताना ब्राह्मणों को और बौद्ध धर्म को। राजधानी कहते हैं इनकी, बताना अमरावती, कौन सी नदी के किनारे है, तो सभी को पता अमरावती कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। सातकर्णी प्रथम की उपाधि देख लेते हैं। पहली उपाधि क्या है, दक्षिणापति, उसके बाद प्रतिष्ठान पति। दोनों उपाधि इंपोर्टेंट है, हमारे ही एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सातकर्णी के जो नाम मिलते हैं, क्या नाम मिलते हैं, एल्डर सेरागोन, एल्डर सेरागोन इसका नाम है। मिलता कौन सी पुस्तक में है, तो पुस्तक का नाम याद रखना, कई बार हमारे एग्जाम में ये नाम पूछा गया और पुस्तक भी पूछी गई है। पेरिपल्स ऑफ एरेथियन ये पुस्तक है, याद रखना। आपको ये बताना है कि ये पुस्तक किस व्यक्ति की है, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ एरेथियंस, इसके राइटर कौन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सातकर्णी प्रथम के बाद जो शासक आता है कौन सा, हाल, जो संस्कृत भाषा का प्रख्यात व्यक्ति होता है, सही है। क्या बोला गया सबसे पहले, संस्कृत भाषा का विद्वान था। हाल की रचना आती है गाथा सप्तशती, पूछी जाती है कौन सी, गाथा सप्तशती, हमारे ही एग्जाम में पूछी गई थी क्लर्क के पेपर में। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल की है। लेकिन देखो ये खुद तो है संस्कृत प्रेमी, लेकिन ये जो भाषा आधारित जो पुस्तक लिखी गई है कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा, जबकि खुद विद्वान किसका है, तो संस्कृत का है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि जैसा पता है कि हमें हाल संस्कृत भाषा का ज्ञाता था, तो इसने जो रचनाएं की गई है सब आपकी संस्कृत में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो रचना है गाथा सप्तशती कौन सी भाषा में, तो बताना प्राकृत में। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, कौन कौन से हैं, सर्ववर्मन और उसके बाद गुणाढ्य। गुणाढ्य के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, इनकी रचना आती है कौन सी, व्रत कथा, सही है। जो किससे संबंधित है, तो बताना विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से संबंधित है, उस पर ये आधारित है। उसके बाद सर्ववर्मन की जो रचना है, तो याद रखना कांत्रक या तांत्रक,
तो हाल के बारे में जो मेन चीज आपको याद रखनी है, इसकी रचना याद रखनी है, और इसके दरबार में जो रहने वाले दोनों विद्वान थे उनकी भी रचना, क्योंकि गुणाढ्य की रचना कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है, व्रत कथा। क्लियर है? एक एक चीज आप बस देखते चलो, पूरी व्यवस्था से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाता है, तो बताना सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो बताना गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन से नंबर का शासक था? तो बताना 23वें नंबर का शासक था। यह सबसे प्रतापी शासक होता इस वंश का। इसे क्या बोला जाता है? सातवाहन वंश का पुनः संस्थापक बोला जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है और पुनर्संस्थापक भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। इसकी उपाधियां जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, आपको याद रखना। पहली उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण, उसके बाद एका ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, उसके बाद वर्ण व्यवस्था का रक्षक, त्रि समुद्रपति, उसके बाद नेक्स्ट वेणकटक स्वामी। ये इसकी उपाधि है, इंपोर्टेंट उपाधि है। सातवाहन वंश के जितने भी राजाओं की उपाधि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अगर आपने प्राचीन भारत में उपाधि और दरबार में रहने वाले व्यक्ति अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप ये सोचो आपका प्राचीन भारत लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यही चीजें हैं, इनकी उपाधि जो होती है और इनके दरबार में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आप अलग से पॉइंट बना लो कि किसके दरबार में कौन कौन रहते हैं और किसकी क्या उपाधियां हैं। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, गोमतीपुत्र सातकर्णी के बारे में। इनकी माता का नाम है क्या है? बालश्री। उल्लेख कहां से मिलता है? नासिक अभिलेख से मिलता है। और बोला जाता है कि जब गौतमीपुत्र सातकर्णी छोटी अवस्था में था, तो ये इनकी माता शासन चलाया करती थी संयुक्त रूप से इसके साथ। उसके बाद सातवाहन वंश का जो समाज था वो कैसा था? तो बताना समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन नाम जो रखे जाते थे वो माता के नाम पर रखे जाते थे। सही है, जबकि समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो यहां लिखा गया है कि किस शासक के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? तो किसके पीते थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। इसकी तो उपाधि भी है त्रिसमुद्रपति, अर्थात 3 समुद्रों का राजा, शासक। ठीक है, सबसे योग्य शासक है ये आपका सातवाहन वंश में, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, इसने शक शासक नहपान को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी संधि का उल्लेख भी मिलता है। और इन दोनों के सिक्के कितने प्राप्त किए गए हैं? तो बताना 13,250 सिक्के मिले हैं, जिस पर नहपान जो आपका शक शासक था और आपका सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम के सिक्के मिलते हैं। और जो इसकी हार की जानकारी मिलती है, तो याद रखना जोगल थंबी एक आपका क्या मिलता है? मृद भाड़ मिलता है। यहां से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसे हराया था? बताना नहपान को हराया था, जो एक शक शासक था। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे शक्तिशाली शासक है और पुनः स्थापित करता है सातवाहन वंश को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, वाशिष्ठी पुत्र पुलबामी, जिसे क्या बोलते हैं? सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपाधि है, याद रखना, इसे क्या बोला जाता है? आंध्र सम्राट की उपाधि थी। किसकी उपाधि है? तो बताना वाशिष्ठी पुत्र पुलबामी की उपाधि है। इसके अभिलेख आते हैं संबंधित, कौन कौन से? नासिक महाराष्ट्र में, कारले भी आपका, और अमरावती तो आपको पता है इनकी राजधानी थी। तो अभिलेख पूछे जाते हैं, नासिक, कारले और अमरावती किससे संबंधित है? तो बताना वाशिष्ठी पुत्र पुलबामी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट, इनके बढ़ता हुआ वर्चस्व अब धीरे धीरे घटने लगेगा सातवाहन वंश का। क्या दिया गया है? कार्दमक शक शासक, जिसका क्या नाम है? रुद्रदामन ने। इसे कितनी बार हराया था? 2 बार हराया था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या हुआ आपका? इसके बाद अगला शासक आता है यज्ञश्री सातकर्णी, और इसे क्या बोला जाता है? सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली लगाना जरूरी है, अगर आप अंतिम लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अंतिम शक्तिशाली शासक है, और धीरे धीरे बाद में इनका वर्चस्व समाप्त होता चला गया। इनकी अधीनता स्वीकार करने वाले जितने क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक पुलबामी चतुर्थ, जिसे विजय के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में इसका क्या नाम मिलता है? तो बताना
पुलवामी चतुर्थ का अभिलेखों में नाम मिलता है विजय। ये क्या था आपका अंतिम शासक था। और उसके बाद सातवाहन का विघटन होना शुरू हो जाता है। विघटन होने के बाद जो नए नए वंश उदय होते हैं उसमें कौन कौन से, तो बताना विदर्भ वाले क्षेत्र में आता है आपका वाकाटक, उसके बाद दक्षिण महाराष्ट्र में आता है अभीर वंश, आंध्र में आता है इक्ष्वाकु वंश, और कर्नाटक में आता है आपका कर्दम वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं जो किसके बाद पनपे थे, तो बताना सातवाहन के बाद पनपे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सातवाहन वंश से जो तथ्य है उसके बारे में, कि सातवाहन जाने जाते हैं अपने किसके लिए, शीशे के सिक्कों के लिए। ये आपको पता है। आपको ये भी याद रखना कि इस सिक्के का वजन कितना होता था, कितना होता था, 500 ग्रेन का होता था। ठीक है, अन्य सिक्के भी थे जिसमें आपका तांबे के, चांदी के और कांसे के, ठीक है, और नेक्स्ट आपका प्रोटीन के सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए थे। शीशे के सिक्के जग जाहिर है, दुनिया को पता है कि सातवाहन जाने जाते हैं अपने शीशे के सिक्के के लिए और भूमि दान करने के लिए ब्राह्मणों को। भूमि दान करने की प्रथा भी इनके द्वारा चलाई गई थी और सिक्के भी चलाए गए थे। लेकिन सिक्के का वजन भी याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि शीशे कहां से मंगवाते थे, ये रोम से मंगवाते थे। इसकी कोई जानकारी मिलती है कि रोम से मंगाते थे, कि ना कि हाँ जी सर मिलती है। इस वंश के शासक व्यापार करते थे रोम के साथ। बंदरगाह भी दिया गया है। अगर पूछा जाए सातवाहनों का बंदरगाह कौन सा था, तो बताना कल्याण इनका प्रसिद्ध बंदरगाह था। अकेला कल्याण था क्या ना, नहीं, सातवाहनों का अकेला बंदरगाह कल्याण नहीं था, इसके साथ और बंदरगाह भी आते हैं। जैसे एक आता है अरिका मेडू, अरिका मेडू बंदरगाह इंपोर्टेंट है, याद रखना। कल्याण, अरिका मेडू और उसके बाद मांडा गोरा, तीनों बंदरगाह, कल्याणी, अरिका मेडू और आपका मांडा गोरा बंदरगाह किसके हैं, तो बताना सातवाहन के। व्यापार करते थे किसके साथ, तो बताना रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। और रोम के साथ कौन व्यापार करते थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो बताना सातवाहन द्वारा किया जाता था। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई है। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, आपको याद रखना है सातवाहन द्वारा बनाई गई है। उसके बाद अगर इसका स्थान पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण गुफा है, तो बताना ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, अगर धर्म पूछा जाए तो बताना अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म पूछा जाता है, याद रखना अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसके बारे में, कि इसे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। कब, 1983 में अजंता की गुफा को। नेक्स्ट पॉइंट जो कंफ्यूजन भी रहता है और कुछ व्यक्ति लगा देते हैं कि इसका निर्माण गुप्तों द्वारा किया था। बताना अजंता गुफा का निर्माण गुप्तों द्वारा नहीं किया गया था, गुप्तों द्वारा इसे सजाया गया था। और यहां से गुप्त वंश के क्या चीजें मिलती हैं, तो बताना यहां से गुप्तों के शैल चित्र मिलते हैं। बस क्या मिलते हैं, गुप्तों के शैल चित्र मिलते हैं। अजंता के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक धर्म की गुफा है, बौद्ध धर्म की, सातवाहन द्वारा बनाई गई है। आगे चल के वाकाटक इसमें और कार्य करेंगे, लेकिन बनाई सातवाहन द्वारा ही गई है। स्थान क्या आता है, तो बताना औरंगाबाद। ठीक है, शैल चित्र किस वंश के मिलते हैं, तो गुप्तों के। और यूनेस्को की सूची में कब चली गई हमारी ये गुफा, बताना 1983 में। जब अजंता की गुफा आई और औरंगाबाद आया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसके साथ एक और गुफा आएगी। अजंता के साथ एक और गुफा आती है, नाम है आपका एलोरा की गुफा। पूछा जाता अजंता एलोरा की गुफा दोनों कहां पर है, तो दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसकी चीजें बदल जाएंगी, इसकी विशेषता बदल जाएंगी। आपको याद रखना कि जो एलोरा की गुफा कितने धर्मों की गुफा है, तो बताना ये 3 धर्मों की है। कौन कौन से हैं, तो बताना बौद्ध, जैन और उसके बाद हिंदू। बौद्ध, जैन और हिंदू 3 धर्मों की गुफा है। 3 शब्दों में बनी है एलोरा, 3 धर्मों की हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है।
लेकिन इसका निर्माण सातवाहन द्वारा नहीं कराया गया था। आपको याद रखना, अगर पूछा है एलोरा की गुफा किसके द्वारा बनाई गई है तो बताना राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाई गई थी। कौन से वंश द्वारा? राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट कि इसे कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो इसे भी अजंता के साथ यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल कर लिया गया था। तो अजंता और एलोरा क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। 1000 बार आपने देखी होंगी कि अजंता और एलोरा की गुफा, अजंता की बनाई गई सातवाहन, एलोरा की बनाई गई या राष्ट्रकूटों द्वारा। लेकिन जब इतना कुछ पढ़ लिया तो लगे हाथों एक चीज और पढ़ लेते हैं, एलिफेंटा की गुफा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एक ही साथ पढ़ते हैं। आपको याद रखना स्थान कहां पर है तो बताना, ये आपकी औरंगाबाद में नहीं है, ये कहां पर है? मुंबई में है। स्थान आपको याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिफेंटा की गुफा। अन्य विशेषता इसकी, कितने धर्मों की है तो बताना, ये 2 धर्मों की है। पहला आपका होता है बौद्ध और दूसरा हिंदू। यहां पर जैन के प्रमाण नहीं मिलते। निर्माण किसके द्वारा कराया गया है एलिफेंटा का तो बताना, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया है। यूनेस्को की सूची में कब शामिल की गई थी तो बताना, इसे यूनेस्को की सूची में 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीजें, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा के बारे में। अजंता, एलोरा औरंगाबाद में, एलिफेंटा मुंबई में। 1000 बार क्वेश्चन पूछे गए। 3 धर्मों की बताओ, सिर्फ 1 धर्मों की तो बताना अजंता, 2 धर्मों की तो एलिफेंटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपको बताना है कि शिव की त्रिमुख वाली मूर्ति, शिव की 3 मुख वाली मूर्ति अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की किस गुफा में मिलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। अब देखो जो पॉइंट दिया गया है सातवाहन वंश के बारे में, कि सातवाहन वंश को क्या बोलते हैं? उत्तर और दक्षिण के मध्य का सेतु, कड़ी। ठीक है, इस नामों से इसे जाना जाता है। ये हमारा सातवाहन वंश था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए। ठीक है, जैसा बंदरगाह आ गए हमारे, और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। व्यापार किसके साथ करते थे? रोम के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला वंश जो हमारा दिया गया है, बाकाटक वंश। बाकाटक वंश वाले जो हमारी गुफा थी अजंता की गुफा, इसमें कुछ कार्य कराते हैं, लेकिन अगर संस्थापक आए तो हमारे जो एग्जाम में माना जाता है, इसका संस्थापक सातवाहन ही माना जाता है। कभी आप देखो बाकाटक लगा दो, बाकाटक नहीं लगाना है। बाकाटक के बारे में कुछ नहीं है, जितना दिया है बस इतना ही है। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था तो बताना, विंध्य शक्ति। उसके बाद दूसरा कौन आता है तो बताना, प्रभसेन प्रथम। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय और पृथ्वीसेन द्वितीय। ये जो हो जाता है इस वंश का अंतिम शासक हो जाता है। तो पहला शासक विंध्य शक्ति, अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। बाकी बीच के आप उड़ा दो। अगर पूछा जाए बाकाटक का क्षेत्र क्या था तो बताना दक्षिण भारत में थे। सही है, संस्थापक के बारे में दे दिया, कौन थे? विंध्य शक्ति। राजधानी क्या है इनकी? नंदीवर्मन। कहां पर है? नागपुर के पास। और इनके पूर्वज किनके उपासक थे तो बताना सातवाहन के उपासक थे, इनके अधीन थे। अर्थात जब सातवाहन अपनी उच्च शक्ति पर थे उस समय बाकाटक इन्हें कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में जो चीज आपको याद रखनी है कि ये आपका किस वंश से संबंधित है, तो सीधा सा क्वेश्चन आचार पूछा जाए, ये हमारा जैन धर्म का अनुयायी था वंश पूरा। किसका? जैन धर्म का। अब देख लेते हैं चेदी वंश के बारे में। कहां पर स्थापित होता है? कलिंग में, मतलब उड़ीसा में चेदी वंश का उदय हुआ। संस्थापक कौन है? महामेघ वाहन चेदी वंश का संस्थापक है, जैन धर्म का अनुयायी है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं इस वंश से, इस वंश की जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। किस भाषा से संबंधित है तो बताना प्राकृत। और कहां पर है अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो भुवनेश्वर में स्थित है। किसका है तो सभी को पता है, ये खारवेल का है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो बताना खारवेल है। उसके बाद नेक्स्ट, खारवेल जब जैन धर्म का अनुयायी था तो इसने जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, जो जैन मुनि होते थे उनके लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं बनाई थी जैन ऋषि मुनियों के रहने के लिए। सही है,
ये चेदी वंश के बारे में थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए इस वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक याद रखना है कुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये हमारा चेदी वंश था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया है भारत पर विदेशी आक्रमण। आप देख सकते हो लगातार क्रम है, इनका क्रम पूछा गया है कई बार हमारे एग्जाम में, विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम अपना पूरी डिटेल में। इसके बाद हमारा एक एमसीक्यू आने वाला है जो अब तक का कराया गया हमारा होगा, सब कुछ उसमें कंप्लीट होगा। जो हमारे वंश दिए गए हैं, जितने भी हमारे वंश अपना कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यू लगाना, उसमें चेक करेंगे आपके कितने नंबर बनते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण, किस आधार से आक्रमण हुए, क्या क्रम रहा आक्रमण का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।